हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन के बारे में जो अक्सर बच्चे हमने देखा है ऑप्टिक्स में करते हैं, स्पेशली इन द टॉपिक ऑफ प्रिज्म। तो बेटा, मिसकंसेप्शन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप पहले ये सवाल का जवाब अटेम्प्ट कीजिए, फिर अगर आपको लगता है कि आप भी वो गलती कर रहे हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपसे ये गलती नहीं हुई, तो आप ये वीडियो को कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेटा, अगर आप देखोगे यहां पर ध्यान से, मैंने क्वेश्चन पूछा है, इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन थ्रू अ प्रिज्म, A part, angle of incidence must be equal to the angle of emergence. B part, ray of light within the prism must be parallel to the base. C part, both A and B. D part, angle of incidence is not equal to the angle of emergence. तो बेटा, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है, बोथ ए एंड बी, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है। इसका मतलब आप भी उस मिसकंसेप्शन के शिकार हो चुके हो जो अक्सर बच्चों को होता है। अब आप सवाल पूछे कि सर आपको कैसे पता कि ये मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे बच्चों में ये गलतियां होती रहती है, हाउ डू यू नो? एक्चुअली वी हैव अ टेलीग्राम चैनल, उस पे मैं अपने जो क्वेश्चंस है पोस्ट करता रहता हूं, एंड बेस्ड अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे पता चलता है कि कितने परसेंट बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो जब भी मुझे लगता है कि मेरी चैनल पे जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग अ पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन इज ग्रेटर देन 50%, ग्रेटर देन 40%, अच्छी खासी नंबर जो होता है स्टूडेंट्स का, तब जाकर के मैं वीडियो बनाता हूं, अदरवाइज आई लेट इट गो। तो यहां पर बेटा हमें पूछा गया है कि अगर प्रिज्म के थ्रू एक रे ऑफ लाइट जा रही है, तो मिनिमम डिविएशन वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होने चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल बेटा, ये सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज द ओनली कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन। दिस इज द ओनली एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द मिनिमम डिविएशन। इसके बगैर कोई भी कंडीशन है नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा बेटा, जब हम प्लॉट करते हैं डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ, जब हम प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये सबको पता होता है बेटा। और इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, जैसे जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ डिविएशन पहले कम हुआ, फिर मिनिमा हिट किया, फिर बढ़ गया। बहुत बढ़िया। तो इस पॉइंट पे जो डिविएशन है बेटा वो मिनिमम होती है, इस पॉइंट पे जो डिविएशन होती है बेटा वो मिनिमम होती है, और यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होते हैं। दिस इज वन पार्ट ऑफ द कर्व। हालांकि इसमें बहुत सारी डिटेल में डाल डाल सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन का वो डिमांड नहीं है। तो दिस इज द कंडीशन। सो कंडीशन नंबर 1 ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। लेकिन बेटा, कंडीशन नंबर 2 जो एग्जामिनर ने वहां से दिया है कि जो रे ऑफ लाइट है दैट मस्ट बी पैरेलल टू द बेस। जो रे ऑफ लाइट है विद इन द प्रिज्म, ये इस वाले रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन में द रे ऑफ लाइट विद इन द प्रिज्म मस्ट बी पैरेलल टू द बेस। दिस कंडीशन नंबर 2 बोल रहा है कि भैया जब जब मिनिमम डिविएशन होगा, तब तब जो ये रे ऑफ लाइट है अंदर प्रिज्म के, ये बेस को हमेशा पैरेलल होगा। इज दिस द नेसेसरी कंडीशन फॉर द केस ऑफ मिनिमम डिविएशन? द आंसर इज अ बिग नो। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि रे ऑफ लाइट हमेशा प्रिज्म के अंदर जो है वो बेस को पैरेलल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन बेटा, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन। देखो बेटा, जनरली जो हमारा प्रिज्म होता है ना, जनरली जो हमारा प्रिज्म होता है, इसके 3 साइड्स आपस में बराबर नहीं होते। ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। और मिनिमम डिविएशन वाले केस में, ऐसे प्रिज्म में जहां तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं है, ऐसे प्रिज्म में बेटा मिनिमम डिविएशन वाले केस में रे ऑफ लाइट बेस को पैरेलल नहीं होता है नेसेसरीली। जरूरी नहीं है ऐसा हो, समझ रहे हो? हाँ, आप
ऐसा तब होता है, अब ऐसा कब होता है बेटा, ऐसा तब होता है जब आपका प्रिज्म जो है जिसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस क्या हो बेटे, आइसोसलेस। ये देख, अगर आपके प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग फेसेस आइसोसलेस है, तब विद इन द प्रिज्म जो रे ऑफ लाइट होती है वो हमेशा बेस को पैरेलल होती है। अब इसमें मैंने दो चीजें बताई, क्या क्या, नंबर वन, रिफ्रैक्टिंग फेसेस बराबर होने चाहिए। रिफ्रैक्टिंग फेसेस क्या होता है, जिस फेस से एंगल ऑफ जिस फेस से रे ऑफ लाइट आई और जिस फेस से रे ऑफ लाइट गई, इन दो फेसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस। अगर ये रिफ्रैक्टिंग फेसेस का साइज बेटा बराबर बराबर हुआ तो जो रे ऑफ लाइट है विद इन द प्रिज्म ये हमेशा बेस को पैरेलल ही होगा। क्लियर? अब आप बोलेंगे सर प्रूव करो, कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये प्रूव करूं, आई कैन प्रूव दिस वेरी इजीली। जस्ट हैव अ लुक हियर, कंसीडर अ प्रिज्म जो आइसोसलेस है। आइसोसलेस बोले तो बेटा जिसके दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस आपस में बराबर बराबर है। तो यहां पे मैं मान रहा हूं बेटा ए बी और बी सी आपस में बराबर है। इसका मतलब हुआ अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, बिकॉज आइसोसलेस प्रिज्म में अपोजिट एंगल्स बराबर बराबर हो गए। हाँ या ना बोल। उसके बाद ये मैंने लाई इंसिडेंट रे, उसके बाद ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, उसके बाद ये हो गई हमारी इमर्जेंट रे, उसके बाद ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके बाद ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ये मिनिमम डिविएशन वाला केस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है। इसका मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल भी आपस में बराबर बराबर होंगे। सही बात है। अब मैं ये एंगल को x मानूंगा, ये एंगल को भी x मानूंगा। अगर किसी तरह से मैं प्रूव कर गया कि ये जो एंगल x है ये एंगल थीटा के बराबर है, तो फिर मुझे ये भी मानना पड़ेगा ये जो रे ऑफ लाइट है, आप इसको CD मान के चलो, ये जो रे ऑफ लाइट CD है ये BC को पैरेलल है, ये भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए ना, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, तो फिर CD और BC जो बेस है ये आपस में पैरेलल होने चाहिए। दैट मींस सिंपली आई हैव टू प्रूव दैट एंगल x इज इक्वल टू एंगल थीटा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज angle A in this triangle, छोटी वाली ACD, okay, angle A plus x, angle sum property, the sum of the three angles must be 180 degree। उसके बाद बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, शाबाश, ABC में एंगल ऑफ प्रिज्म A प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? क्योंकि छोटी ट्रायंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी, टोटल सम ऑफ द एंगल्स मस्ट बी 180, और बड़ी वाली ट्रायंगल में भी टोटल सम ऑफ द एंगल्स मस्ट बी 180। ओके, तो इसका मतलब हुआ बेटा a प्लस 2x इज इक्वल टू a प्लस 2 थीटा। इसको और इसको इक्वेट कर डाला, a प्लस 2x इज इक्वल टू a प्लस 2 थीटा। a और a खत्म हो गया बेटा, 2x इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया, 2 खत्म हो गया, x इज इक्वल टू थीटा हो गया। देख बेटा, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए। और ये कब पॉसिबल है? जब ये रे ऑफ लाइट और ये बेस आपस में पैरेलल होंगे। लेकिन यहां पे मैंने पहले से ही अज्यूम करके रखा हुआ था कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है। दैट मींस ये जो प्रिज्म था ये आइसोसलेस प्रिज्म था। तो आइसोसलेस प्रिज्म में जो आपका एजम्पशन है कि द रे ऑफ लाइट मस्ट बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, वहां पे वैलिड है। लेकिन जनरल प्रिज्म के लिए ये वैलिड नहीं होता है। अगर आपका प्रिज्म इक्विलेटरल भी हो गया, मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये भी 60, ये भी 60, इस केस में भी जो रे ऑफ लाइट होगा विद इन द प्रिज्म वो बेस को पैरेलल होगा। तो अगर बेटा तीन साइड्स आपस में बराबर नहीं है तो विद इन द प्रिज्म रे ऑफ लाइट बेस को पैरेलल नहीं होगा इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन। समझ में आ रहा है? एंड वाइसी वर्सा बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, द मोमेंट आई मेक ए रे ऑफ लाइट inside the prism parallel to the base, the moment I do it, DE GH मान के चलो, जब भी बच्चे देखते हैं ना ऐसा, जब भी बच्चे ऐसा देखते हैं कि प्रिज्म के अंदर तो रे ऑफ लाइट बेस को पैरेलल है, वो इसको मिनिमम डिविएशन वाला केस मान लेते हैं खुद। लेकिन बेटा ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा मत किया करो कि कभी भी रे ऑफ लाइट बेस को पैरेलल देखोगे तो आप बोलोगे मिनिमम डिविएशन वाला केस है, ऐसा मत किया करो, गलत बात।
तो this may or may not be a case of minimum deviation. If the prism is isosceles, this may be a case of minimum deviation. If the prism is not isosceles, this may not be a case of minimum deviation. तो बेटा ऐसी डायग्राम देख के ये अनुमान लगाना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर ही होंगे, गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। तो पहले आराम से प्रिज्म का ज्योमेट्री देखा करो, ये आइसोसेलेस है या नहीं है। I hope that answers the question. Thank you so much. Assalamu alaikum.